हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र के न्यू चैनल जो करियर काउंसलिंग के लिए टोटल फोकस है, उसमें मैं आपका मनोज राघव फिर से स्वागत करता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि करियर के एस्पेक्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो मैं आपके यहाँ पर रिजॉल्व करता रहूँ टाइम टू टाइम। दोस्तों, हमारा जो ये चैनल है शिक्षा यंत्र करियर काउंसलिंग, इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पे जो हम लोग सबसे पहली सीरीज लेकर आ रहे हैं शिक्षा सलाह की इनिशियल जो स्टेज है वो आपके सामने मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा, काफी बार हम लोग फोकस में अपनी चीजों को नोटिस करते हैं। हम किसी भी काम को करने जाते हैं और जब काम की शुरुआत हम करते हैं तो उस काम को शुरू करने के बाद में जब जद्दोजहद लगा देते हैं, अपने सारे रिसोर्सेज लगा देते हैं, पूरी मेहनत झोंक देते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं माइंड में ये रियलाइज होता है, लगता है अरे यार, इस काम को करने में कहीं हमने कुछ देरी तो नहीं कर दी, हमने ये मौका उस समय क्यों नहीं कैच किया। और ये ऐसा होना स्वाभाविक है, ये काफी टाइम मैंने भी अपनी लाइफ में नोटिस किया है और इस लाइफ जो ऑब्जर्वेशन है इसी को मैं आपके सामने परोस रहा हूं। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो आप सभी की लाइफ में भी रही होंगी। वो बहुत चुनिंदा लोग होते हैं कि जो मौके को समय पर कैच नहीं कर पाते हैं। अब इसके पीछे कुछ दिक्कतें भी रहती होंगी, कुछ ना कुछ हम लोगों की लैगिंग रहती होगी, कुछ ना कुछ हम कमियों से पेश आते होंगे जिसकी वजह से ऐसा होता है। और वो कमी क्या है? उन कमियों में सबसे बड़ा मेन जो ऑब्स्टैकल होता है, जो हमारे लिए हम कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए एक अवरोध होता है, वो होता है ज्ञान का पूर्ण रूप से हमें ना होना। हम पर्टिकुलर किसी भी चीज को जब करने जाते हैं तो उसके बारे में जब हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है। बेटा, शिक्षा सलाह के अंदर में जब हम अपने करियर को, अपने बिजनेस को, अपने ऑप्शन को जब भी हम चूज करते हैं तो चूज करते समय हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। कभी हम सही समय पर चूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज्ञान हमें नहीं पता होता। जब हमारे पास ज्ञान आता है तो समय निकल चुका होता है। तो इन सब चीजों को रिजॉल्व करते हैं यहां अपने इस सीरीज में शिक्षा सलाह में। तो बेटा, मैं यहां आपको इंडियन एजुकेटरी सिस्टम में, जो इंडियन एजुकेटरी सिस्टम का जो भी फ्रेमवर्क है वो किस तरह से काम करता है, किन किन स्ट्रेटजीज को लेकर काम करता है, किन किन ऑब्जेक्ट्स को लेकर काम करता है, वो सब मैं आपको यहां बताने वाला हूं, जो शायद आपके या आपके सहयोगी या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं किसी ना किसी के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए बेटा, हम लोग देखते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी लर्निंग की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और उसके बाद लिखा है अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। भारत के अंदर एजुकेशन पर काम करने के लिए यह जिम्मेदार मंत्रालय है, जिसको पहले एचआरडी मिनिस्ट्री या एमएचआरडी बोल दिया जाता था। अब इसको बदलकर शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए अपने, ऑब्वियसली बात है कि इसके पास, इस मंत्रालय के पास में ये प्रॉपर रूप से काम करने के लिए इसने क्या किया कि 2 सेगमेंट्स बना दिए अपने। उन सेगमेंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं और ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर में किस तरह से काम करते हैं उनके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, आप लोग देखेंगे एमएचआरडी ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था जो 2005 में इन्होंने बनाया था, गठन किया था इसका, और इसके ऊपर चर्चा की थी और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। तो वहां पर उस फ्रेमवर्क के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 का है, उसके अनुसार यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी उस टाइम की एमएचआरडी ने क्या करा, 2 सेगमेंट्स अपने बनाए। यूजीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को हिंदी में अगर हम लोग देखें तो बोल दिया जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये विश्वविद्यालय को मान्यता देने के लिए जिम्मेदार आयोग होता है। उसके बाद में बोर्ड, जहां मैं बोर्ड की बात करूंगा, बोर्ड एकेडमिक्स, जो हम जिसको संभवतः 10वीं 11वीं 12वीं बोल दिया करते हैं, यहां तक की पढ़ाई के लिए जिम्मेदार होता है। और ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी जो है, ये यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, विश्वविद्यालय जिन्हें हम कहते हैं, और विश्वविद्यालय से एसोसिएट कौन होते हैं, कॉलेज होते हैं, जिनको महाविद्यालय कहते हैं।
यूनिवर्सिटी से एसोसिएट होते हैं कॉलेजेस, जिसको महाविद्यालय बोला जाता है, यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय बोला जाता है। ये हमारे हायर एजुकेशन में हमारी मदद करते हैं। और एकेडमिक, जिसको हम एकेडमिक, मैं यहां बोल रहा हूं 10वीं 11वीं 12वीं, वहां तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी किसके पास होती है? बोर्ड्स के पास होती है। तो बोर्ड्स में बेटा या भाई लोगों, हमारे पास में कितने होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड्स होते हैं। केंद्र सरकार ने अपना एक सेंट्रलाइज बोर्ड भी चलाया है और इसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड्स भी चलते हैं। अब हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हम लोग क्या डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं, ये बोर्ड अच्छा है, ये बोर्ड बुरा है, इसकी मान्यता ज्यादा है, इसकी मान्यता कम है। आगे की इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस होंगी, उन वीडियोस में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कौन सा बोर्ड किस महीने में बेहतर हो सकता है, कौन सा बोर्ड किस महीने में किस तरह से अपना एक पर्टिकुलर प्लेस अपने रखता है, किस बोर्ड की समकक्षताएं क्या है क्या नहीं है, वो सब चीजें हम यहां डिस्कस करने वाले हैं अपने सीरीज के आगे। तो बेटा मैं यहां पर आपको बोर्ड्स के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। तो आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? राज्य सरकार बोलते हैं। राज्य सरकार के जो बोर्ड्स होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड्स। अब ये कौन कौन से बोर्ड्स होते हैं, इनके बारे में देखते हैं आगे। अब यहां अगर आप लोग देखेंगे एचआरडी मिनिस्ट्री के यूजीसी और जो बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स थे, उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो बोर्ड संचालन होते हैं वो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लगभग इससे आप सभी अवेयर हैं। और इस बोर्ड के जो स्कूल्स होते हैं, एफिलेटेड जो मान्यता प्राप्त स्कूल जो होते हैं, वो पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के अंदर में आपको मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय अभिभावकों की जो पेरेंट्स जो होते हैं, उनकी जो चॉइस होती है, पहली जो प्रायोरिटीज होती है, उनके अंदर कहीं ना कहीं सीबीएसई भी आता है। सीबीएसई के साथ में केंद्र सरकार के, आप यहां देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा एक ऑटोनोमस बोर्ड और चलाया जाता है, जिसको बोलते हैं एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब आपके यहां पर दिमाग में चीजें आएंगी कि सर इनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, या फिर किस महीनों में ये एक दूसरे के समकक्ष होते हैं, क्या क्या अप्रोचेस इनकी सिमिलर होती है। इन सब चीजों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम अपने जो टारगेट है, जो हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मेरा यहां पर आपको बताना है मैंने कि आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के दो बोर्ड्स आपको मैंने यहां इंट्रोड्यूस कराए। अब बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इन दो बोर्ड्स के बाद में आपने नाम सुने होंगे और आईबी और आईसीएसई बोर्ड्स के बारे में। अब आईबी बोर्ड किन महीनों में ठीक है, कब उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसकी लर्निंग को अडॉप्ट करना चाहिए, आईसीएसई बोर्ड की क्या वर्किंग्स होती है, और ये सीबीएसई बोर्ड से किस तरह से डिफरेंट है, ये किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है ना। इन सब चीजों के बारे में जानकारी भी मैं आपको देता रहूंगा अपनी सीरीज के आगे। चलिए बेटा, तो आपको अभी ये पता लगा भाई लोगों कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये दो बोर्ड्स रन होते हैं। इसी तरह से प्रत्येक राज्य सरकार के पास, हर राज्य सरकार के पास में अपने और भी बोर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। हर राज्य सरकार के पास अपने और भी बोर्ड्स होते हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर में अभी नया गठित हुआ है बोर्ड, केजरीवाल सरकार ने जो गठन किया है जिस बोर्ड का, उसको हम बोलते हैं दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे तो यूपी के अंदर में, जिसको हम यूपी स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड बोल दिया करते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे आगे ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हरियाणा स्टेट एजुकेशन बोर्ड भी बोल देते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का बोर्ड। इसी तरह से आसपास के राज्यों के पास में, प्रत्येक राज्य सरकार के पास में अपने भी बोर्ड होते हैं। उसकी लिस्ट आप लोगों को हम लोग आगे में जो वीडियोस हैं उसके अंदर में मैं आपको पर्टिकुलर एक वीडियो के साथ में दूंगा। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने, भाई लोगों, आप लोगों ने समझा कि सरकार ने क्या किया, एकेडमिक कोर्सेज के लिए दो तरह के बोर्डों का गठन किया हुआ है। एक केंद्र सरकार के द्वारा संचालित बोर्ड होते हैं और एक राज्य सरकार के द्वारा संचालित बोर्ड होते हैं। अगर मैं अपनी इन एजुकेशन को जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं और अगर आगे बढ़ाता हूं, तो आपको नोटिस में लाना चाहूंगा कि प्रत्येक राज्य सरकार क्या करती है। ये तो हो गया एकेडमिक कोर्सेज जो होते हैं उनको आगे बढ़ाने का तरीका। इसी के साथ में प्रत्येक राज्य सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एजुकेशन, डीटीई। वो लोग क्या करते हैं, ये बोर्ड ये भी क्या करता है कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए या उसके विस्तार के लिए, उस एजुकेशन को आगे परस्यू कराने के लिए, लोगों के बीच में भेजने के लिए, ये प्रत्येक राज्य सरकार के अंदर में एक बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी बना होता है।
बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है। तकनीकी शिक्षा से संबंधित जितने भी विषय होते हैं वो वहां पर पढ़ाए जाते हैं और डिप्लोमा वहां से प्रोवाइड किया जाता है। इसके बारे में ये बीटीई जो होते हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, 10वीं के बाद में यहां जाना या फिर +2 वाले स्कीम में काम करना, पढ़ाई करना, कौन सा वाला बेहतर है, किस लिहाजे से बेहतर है, इसको लेकर मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में हाजिर होऊंगा। अगर आपको बोर्डों से संबंधित कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उनके आंसर्स को लेकर मैं आपके सामने जल्दी ही अवेलेबल रहूंगा।